हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक लर्निंग हब पर स्वागत है। तो आज अपने मॉक टेस्ट नंबर 7 पढ़ेंगे। आपने 6 मॉक लगा लिए हैं, आपको उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही होगी। तो आपको सवाल भी देखने को मिले हुए अच्छे अच्छे, और जो पेपर में आते हैं उसी लैंग्वेज में अपने सवाल लिख के उसको आपको करवा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, और बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। ओके दोस्तों, तो चलिए अब अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या बोलता है पहला, एन एक्स, इसका मतलब नंबर ऑफ एक्स कितने हैं 39। नंबर ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है 22। नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, वाई एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है 11 है। एक्स यूनियन वाई, इसको यू को यूनियन बोलते हैं, इसको यूनियन। ठीक है दोस्तों, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब समझाता हूँ क्या होता है। जैसे देखो इसका मतलब अगर आपको ये लैंग्वेज में क्वेश्चन देता ना तो ये देता इस प्रकार, है ना। अपने चाय वाले क्वेश्चन करते हैं ना, चाय इतने लोग चाय पीते हैं, इतने को लोग कॉफ़ी पीते हैं, कितने लोग कॉमन आते हैं जो चाय नहीं पीते कॉफ़ी नहीं पीते, उसी तरीके से इसको कर लो। यहाँ पे एक्स मान लो, ये वाई होगी। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 39, और ये कितनी दे रखी है इसने 22। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या दिया हुआ है एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका मतलब दोनों में कॉमन कितने हैं जो दोनों पीते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 11 आएगा। इसका मतलब बाहर लिखो चाहे अंदर लिखो एक ही बात है इसकी। अब यहाँ से ये टोटल कितने हैं 39, ये कौन से हैं। तो आप बोलोगे सर ये पूरे आ गए, ये पूरा गोला आ गया, देखो यहाँ से ये पूरा आ गया, सारा गोला है ना। इसमें 39 में से ये 11 तो ये कॉमन वाले हैं, तो ये इसके अंदर आएंगे, तो ये कौन से आएंगे ओनली एक्स। तो ये 39 में से 11 गए तो कितने आएंगे 28, ओनली एक्स बच जाएंगे। यहाँ पे अंदर आएगा तो ओनली वाई लिखेंगे, केवल वाई। ठीक है ना, इसको बोलेंगे केवल वाई। ये तो वाई है, वाई में ये भी शामिल है, इधर वाले भी। इसके अंदर कौन से आएंगे, तो इसके अंदर आप देखो ये आएंगे, ये देखो इधर वाले, ये पूरा का पूरा गोला आएगा, है ना। तो ये पूरा गोला बनाएंगे तो कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 22 बनेगा, है ना। वाई की वैल्यू है, अगर ओनली वाई चाहिए मतलब केवल वाई होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये 11 घटा देंगे इसमें से, कितना आएगा 11। ठीक है, तो ये 11 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये 11 आ गया। आपको क्या पूछा है एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई का मतलब हो गया एक्स भी होने चाहिए, वाई भी होने चाहिए, वो एक्स और वाई में जो कॉमन है एक्स यूनियन वाई जो आगे कॉमन है वो भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो तीनों को जोड़ दो, 28 + 11 प्लस में 11, 22 और कितने हो गए 40, 22 और 28 कितने हो गए 50 हो गए हैं। ठीक है, इसका आंसर आ गया 50, तो ये इसका आ गया डी आंसर। अगर आप दोस्तों इसको अगर फॉर्मूले से करना चाहोगे आप इसको, तो फॉर्मूले से क्या करोगे, फॉर्मूला होता है एक्स यूनियन वाई, है ना। एन लगा लो आगे चीज, इसको लिखेंगे एक्स की वैल्यू आएगी एन एक्स प्लस एन वाई प्लस माइनस क्या आएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी कैसे, ये देखो क्या आएगा, एक्स कितना है 39 प्लस ये जोड़ेंगे कितना आएगा 22, और माइनस क्या करेंगे 11, इसको करो आपका आंसर आएगा 50। तो ये हो गया फॉर्मूले से, और ये हो गया इससे तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व, अब माँ की आयु अपने बेटे की आयु की केवल 2 गुनी है। देखो ये मान लो प्रेजेंट, ठीक है, इसको इस प्रकार किया करो। ऊपर लिखेंगे पास्ट, पहले की आयु आ जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे फ्यूचर की आगे की आयु। ठीक है ना, 3 अपनी चीजें बना ली। देखो इसने बोला है 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी थी, किसकी अपने बेटे की आयु। तो 10 वर्ष पूर्व मानो तो यहाँ से x मान लो, यहाँ पे इसकी माँ की आयु, माँ को m से मान लो, है ना, मदर। बेटे की आयु, बेटा मतलब सन है तो s की मान लो s, ये प्रेजेंट की आयु है। ये कहता है 10 साल पूर्व, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी m-10 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी s-10 हो जाएगी। क्या बात समझ में आएगी इतनी सभी को। अगर पीछे जाएंगे तो माइनस हो जाएगी ना आपकी, अगर आज एज 20 साल है, आपको बोले कि 5 साल पहले कितनी एज थी, तो आप यही बोलोगे 20 - 5 मतलब 15 साल, है ना।
तो पहले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, आगे जाएंगे तो जोड़ देंगे, पहले जाएंगे तो माइनस, आगे जाएंगे तो प्लस। ओके, अब ये कहता है देखो 10 वर्ष पूर्व, तो आपने 10 साल पहले दोनों की एज बना ली, इसकी इतनी थी, इसकी इतनी थी। ये कहता है इसकी माँ की आयु अपने बेटे की आयु की दुगुनी थी, इसकी बेटे की आयु ये थी कितनी, ये रही, इसकी दुगुनी थी, इसकी मतलब ये इसके बराबर है दुगुनी कर देने से, तो इससे एक समीकरण बनेगी। ठीक है, उसके बाद अब माँ की आयु अपने बेटे की आयु की केवल दुगुनी है। अब का मतलब वर्तमान, बेटे की आयु की दुगुनी है, सॉरी ये 3 गुनी थी ना, ये 3 गुनी थी। ठीक है, अब ये बन गई। अब यहाँ से ये देखो रेशो बनेगा m और s का रेशो बनेगा कितना, 2/1, 2 क्या बनेगा 1। या फिर यहाँ से समीकरण बना लो, या यहाँ से 2x और x रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, m की और m की वैल्यू इसमें रख दो, यहाँ रखो वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू 2x, तो यहाँ से बनेगा 2x - 10 इक्वल टू x - 10 इंटू में कितना है 3 है। यहाँ से देखो कितना आएगा 2x - 10 इक्वल टू 3x - 30, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 20 आ गई। ओके, अब x की वैल्यू यहाँ रखो तो 20 दूना 40 होगी, ये कितना हो गया 20 हो गया। ये देखो इसकी कितनी आ गई 40 और इसकी कितनी आ गई 20। इसने पूछा है वर्तमान में बेटे और माँ की आयु का योग, तो वर्तमान में ये वर्तमान वाली चीज़ चल रही है यहाँ पे, 40 और 20 कितनी हो जाएगी 60। बात समझ में आएगी सभी को? कुछ दोस्तों को मेरे को लग रहा है कि उनको ये चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आई होगी, तो मैं आपको एक तरीका, यही तरीका दोबारा समझाता हूँ। देखो आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज माननी है, प्रेजेंट एज माननी है, तो एक पास्ट मान लो, तो फ्यूचर की बात होगी तो फ्यूचर लिख लेना, यहाँ वरना मत लिखना। यहाँ पे मान लो आपने मदर है तो मदर की m मान ली, इसकी सन है तो सन को s से मान लो, है ना, अपने x y क्यों माने याद नहीं रहेगा, मदर को m फॉर मदर, s फॉर सन। इसकी 10 साल पहले की आयु m - 10 होगी, इसकी 10 साल पहले की s - 10 कर दो। ओके, ये कहता है कि 10 साल पहले मदर की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो आपने 3 गुनी कर दी, इसके बराबर कर दो। ओके, एक इक्वेशन यहां से बनेगी। अब देखो ये कहता है वर्तमान में इनकी आयु क्या है, वर्तमान में इसकी आयु क्या है, इसकी दुगुनी है, इसकी दुगुनी कर दो, यहां से रेशियो बना लो। एक तरीका तो मैंने ये बता दिया आपको, एक आप इसको ये लिख सकते हो, क्या, ये प्रेजेंट ये पास्ट। ये कहता है वर्तमान में मदर की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है, इसकी आयु x है मान लो सन की, इसकी कितनी हो जाएगी मदर की 2x हो जाएगी, इसकी डबल है ना, सॉरी हाँ इसकी डबल है, मतलब जितनी पुत्र की आयु है इसकी आयु मान लो x मान लो चाहिए, s मान लो, आप यही मान लो चाहिए, चलो यही मान लेते हैं। सन की आयु s है, इसकी माँ की आयु इसके पुत्र की आयु की डबल है, तो आपने 2 गुना s कर दिया, डबल कर दिया। अब 10 साल पहले जाएंगे तो 2s - 10 होगा और s - 10 होगा। ये कहता है ये आयु है, ये क्या है, क्या है, इसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है यहाँ पे मदर की आयु, ये मदर की आयु है इधर वाली, ये मदर है और ये क्या है सन। ओके, ये तो बराबर होगी। अब इस इक्वेशन को हल कर लो, एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो 2s - 10 इक्वल टू 3s - 30। यहाँ से देखो s बचेगा और ये 30 इधर जाएगा तो 20 आएगा, s की वैल्यू आ गई 20, इसकी 2s है तो ये 40 आ जाएगी, इनका योग करना है तो कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगा। आई ना बात समझ में? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक उत्पाद की कीमत में 20% कम कर दी गई, उत्पाद की कीमत को क्या कर दिया 20% कम कर दिया, तो बेचे गए उत्पाद की मात्रा में 40% की वृद्धि हो गई, तो कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो दोस्तों आपने चीनी वाले सवाल किए होंगे कि आपने उसके प्राइस है उसको बढ़ा दिया, उसके कंजप्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, तो बराबर इसकी क्या बनती है टोटल एक्सपेंडिचर लिख लो या इनकम लिख लो, करते हैं ना अपने से। इसमें भी देखो कीमत है, ये कीमत है, कीमत में क्या कर दी 20% वृद्धि, तो 100 से कोई चीज़ कितनी होगी 20% कम कर दी तो कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, ये P है, ये इंटू सी मान लो बराबर में E मान लो। अब इसकी उत्पाद की मात्रा, मात्रा का मतलब इसका कंजप्शन में 40% की वृद्धि होगी, इसका मतलब पहले 100 थी तो अब कितनी होगी 140 होगी। बराबर में इसने पूछा है कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले मान लो 100 थी तो अब कितनी होगी x होगी, ये मान लो। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, यहाँ से क्या आएगा 1 0 1 0 ये 0, इससे 14 8 112, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 112। देखो 100 था खर्चा पहले, अब कितना हो गया x की वैल्यू 112 आई है, मतलब 100 से 112 हो गया, तो 12% की क्या होगी वृद्धि होगी है, तो ये आंसर आ गया इसका। ओके, ये हो गया इसका एक लाइन का क्वेश्चन। अगर आप इसको ऐसे करो, प्राइस का रेशो 20% कमी होगी तो 5 से कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ये ओल्ड और ये न्यू, ठीक है ना। पहले क्या था प्राइस 5 रुपये प्रति किलो था मान लो, अब कितना हो गया 4।
और यहाँ पे क्या आएगा कंजप्शन। पहले 40% की वृद्धि होगी तो 40% को 2/5 लिख लो, तो 5 से कितनी होगी 7 होगी, है ना। अब P इंटू सी ये आता खर्चा, ये लिख लो, 5 पंजे 25 और 4 7 28। अब देखो कितना बढ़ गया, 25 से 28 हो गया, तो 3 की वृद्धि होगी किस पे 25 से, गुना में क्या आ जाएगा 100% और 4 तिये 12 आ जाएगा, ये 12%। ऐसे बना लो, चाहिए ऐसे बना लो। ये भी एक लाइन वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी 3 चीज़ों में से एक चीज़ नहीं दी होगी, वो निकालनी होगी, बाकी 2 चीज़ें दी होगी। ओके दोस्तों, तो आपको मैंने दोनों तरीके इसके बता दिए, आप कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। 2 अंकों की संख्या में दाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। मूल संख्या और मूल संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसने क्या पूछा है, इसने ये पूछा है कि एक संख्या है एक्स वाई, ठीक है, अपने ये लिखते हैं। अगर इस संख्या को अपने तोड़ के लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखोगे 10x प्लस वाई। बात समझ में आई क्या। ये कहता है मूल अंक, इसके 2 अंकों की संख्या में दाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। इसका मतलब इकाई, ये इकाई का अंक है, ये दाई का अंक है। यहां से इसकी इक्वेशन बना लो, तो इकाई के अंक का 2 गुना मतलब y का 2 गुना है कौन, दाई का अंक। दाई का अंक कितना है x, यही लिखा है ना। ये कहता है 2 अंकों की संख्या में दाई का अंक क्या है, दाई का x, इकाई के अंक का 2 गुना है, तो 2 गुना कर दो, ये बन गया x बराबर 2y, ठीक है। अब ये कहता है मूल संख्या और मूल संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर इनका योग कितना हो जाता है, 99 हो जाता है। इसका मतलब मूल संख्या थी, इसको थोड़ा आपने क्या बनाई, ये बना ली। अगर इस संख्या को मैंने, जैसे मान लो मूल संख्या थी एक्स वाई बराबर था 10x प्लस वाई, इसके अंकों का क्रम बदल दिया, ये बनेगी ना। इसको क्या लिखोगे आप, 10y प्लस में क्या बनेगा x। ये कहता है इसको और इसको जोड़ेंगे ना, तो ये जो क्या बनेगा 10x प्लस 10y प्लस का x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने से। देखो दोनों को जोड़ दिया ना आपने, कितना हो जाएगा 99। अब यहां से देखो ये क्या बनेगा 10 कितना हो गया 10x और x कितना हो गया 11x, तो ये 11 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बच जाएगा, बराबर कितना हो गया 99। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई बच्चों, 11 को 9 से काटेंगे 99। यहाँ से x बराबर 2y है, तो इसके अंदर तो ये वैल्यू, सॉरी इसके अंदर तो x की वैल्यू 2y है, तो आपने 2y रख दिया, प्लस में y बराबर में कितना आ गया 9, तो 3y बराबर कितना आ गया 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो y की वैल्यू 3 आने का मतलब यहाँ रखो 3, तो x और y ये मानी थी संख्या, ये 3 है, आपने बोला है कि इसका दाई का अंक डबल है, तो ये 6 कर दो, होगी कि नहीं होगी। देखो 3 का डबल 6 हो जाएगा, बोला है ना। अब इसने क्या, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या क्या हो जाएगी आपकी 63 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे आंसर इसका गलत लिखा गया, ये 63 कर लेना। बात समझ आई है कैसे भी को, तो ये जो भी इसका तरीका होता है वो मैंने आपको सही सही बताया है। ओके, तो अगर आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करना चाहो, जैसे ऑप्शन इसके अंदर थोड़ा गलत लिखा गया था, लेकिन ऑप्शन से करना चाहो तो कैसे करोगे, देखो बताओ। आप देखो यहाँ से मान लो आपका 63 आंसर है, आपने किया कि 3 का डबल 6, आपने इस अंदाजे से इसको ले लिया। ये देखो ये भी 2 का डबल 4 है, ये 4 का डबल ये नहीं हो सकता, ये 4 का डबल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो मैं ऑप्शन से आपको करना सिखाता हूँ। मान लो आपका आंसर 63, एक बार रुको, आपने मान लो ले लिया 42, है ना। आपने इस संख्या के अंकों को पलट दिया, तो 2 4 24 बनेगा। क्या संख्या और इसको पलटने से आपका ये कितना बन रहा है 66, लेकिन ये बोल रहे 99 बनना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। ओके, इसी प्रकार अगला 84 को देखो, इसके अंकों को पलटेंगे तो 48 बनेगा ना, इसको जोड़ो 12 8 और 4 12 और 1 13, ये 132 बन रहा है, 99 नहीं बन रहा है ना, तो ये आंसर भी नहीं होगा। अब देखो अपने 63 को देखते हैं, 63 को पलटो कितना आ जाएगा 99 बनेगा, ये बन रहा है, मतलब ये आंसर सही है, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ आई ना। तो उसको तो ये तो तरीका मैंने आपको करने के लिए बताया, लेकिन ये आपको बाई ऑप्शन ही करना है इसको। बात समझ में आई क्या सभी को। इस प्रकार का क्वेश्चन हो ना, इकाई अंक दाई अंक संख्या पे डिपेंड हो, इसको आपको क्या करना है ऑप्शन से ही करना है, आपका ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, देखो कल मैंने आपको ऐसे एक क्वेश्चन करवाया था, एवरेज का चैप्टर करवाया, उसके अंदर आपको करवाया था मैंने, उसमें बताया कि ये 7 दिन होते हैं, कितने हो गए 3 और 3 6 और 1 7 है। इसने कहा है पहले 4 दिनों का
पहले 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 37 × 4 हो जाएगा टोटल 4 दिनों का। ओके, अंतिम 4 दिन, तो ये देखो ये दिन इसके अंदर फिर शामिल हो गया अंदर। ये 3 तो थे, इसमें ये 2 बार आ रहा है, इसमें भी आ रहा है देखो यहाँ तक, और इसमें भी आ रहा है ये, है ना। इसके औसत तापमान कितना है? 41। तो 4 दिन है, तो 4 × 4 4 × 16 164 डिग्री हो गया टोटल। ये हो गया 148 डिग्री, है ना। अब देखो ये चीज़ इसमें 2 बार आ रहा है, ये बार इसी का तो पूछा चौथे दिन का तापमान। तो आपको पूरे 7 दिनों का औसत तापमान कितना दिया है? 39। तो टोटल कितना बनेगा? 39 × 7 करो, 7 नहीं में 63, कितना बच गया? 6, 7 × 21 और 6 27। तो 273 डिग्री आना था। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 148 और 164 जोड़ो, 12 11 और ये हो गया 3, 312 आ रहा है। तो आपने देखा कि सर इसका ये 2 बार काउंट हो रहा है। कितना हो रहा है? ये 2 बार काउंट हो रहा है। देखो पूरे सप्ताह का तापमान क्या आना था? 273 डिग्री, लेकिन आ कितना रहा है? 312। तो ये 2 बार आया, तो इसका एक बार और जुड़ गया ना, एक बार ही जोड़ना था। तो 312 में से 273 माइनस करो, कितना आएगा? 9 आ गया ना लास्ट में। तो यहाँ से देख लिया करो डायरेक्ट, ऐसे ऑप्शन पे ध्यान दिया करो जब भी पेपर में क्वेश्चन करते हो आप। 9 दिख गया इसमें और 9 नहीं है, मतलब यही आंसर आएगा। नहीं तो निकाल के देख लो जी, 27 और 12 कितने हो गए? 39 हो गए। बात समझ आएगी ना। मतलब पहले 4 दिनों का औसत तापमान कितना हो गया? 37 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा? 148। ओके, फिर लास्ट 4, ये फर्स्ट थे और ये लास्ट, इसका कितना है? 41 डिग्री। इसको 4 से गुणा करो, क्या आएगा? 4 चौके 4 एकम 4 और 4 चौके 16। ये हो गया कितना? टोटल 312। देखो ये 7 दिनों का तापमान है, इसमें 7 की बजाय आपने इसको 2 बार ले लिया ना चौथे दिन को, इसलिए ये आया है। तो इसमें से आपने पूरे 7 दिन का तापमान दिया हुआ है, ये रहा कितना था? 39। तो 39 को कितना आया? 273, ये इसमें से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ गया 39 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ बच्चे इसको देखते ही कहेंगे सर ये तो 0 आ गया आंसर, लेकिन उनका आंसर क्या हो जाता है? गलत है। देखो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 625 लिखा मैंने, इसको आप क्या लिख सकते हो? 625 इंटू लिख सकते हो 1, क्योंकि 1 होता है वो सबका फैक्टर होता है, कोई भी संख्या जी। अब 0 है तो 0 को क्या लिख सकते हो आप बोलोगे सर 0 × 1 लिख सकते हैं। देखो इसमें भी ये कॉमन आ रहा है, इसमें भी ये कॉमन है। आपको HCF पूछा है इनका, HCF क्या आ जाएगा? इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 1, इसमें भी आ रहा है, मतलब HCF कितना हो गया? 1। HCF 1 हो गया? नहीं, इसमें भी 625 × 0 लिख सकते हो ना। क्या इसको बना नहीं सकते? क्या अपने पास ऐसे बना सकते हैं ना, सॉरी 625 है ये। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी है 0 के साथ तो आप कुछ भी संख्या आ जाए, ये 625 × 1 लिख लिया और इसको 625 × 0 लिख सकते हैं, आंसर तो 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ से कॉमन देखो 625 आ रहा है, 625 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 625। 1 भी मत दे देना, ठीक है ना, गलती हो जाती है कई बार। जैसे मैंने लिख दिया 1273 और 0 का HCF बताओ, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1273। क्यों? 1273 × 1 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे? 1273 × 0 लिख दो, है ना। तो ये क्या हो गया? दोनों में कॉमन हो गए, तो ये आंसर हो जाएगा 1200। HCF कितना आ गया इसका? 1273। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? एक पिज्जा का अंकित मूल्य 1100 रुपये है। आपने कोई पिज्जा खरीदा 1100 रुपये का, ठीक है। 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो पिज्जा का क्रय मूल्य बताओ। देखो दुकानदार ने क्या किया, 1100 रुपये प्रिंट कर दिया, उस पर पर्ची लगा देते हैं ना ये कि 1100 का है, चलो आपको 10% छूट दे देते हैं। तो 10% लाभ प्राप्त कर लिया, इसका मतलब हुआ उसने 1100 रुपये अंकित किया था, ये अंकित मूल्य है। ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी? आप बोलोगे सर 10% की छूट के बाद, तो इसको 10% छूट देगा तो कितनी होगा? 90% की वैल्यू आएगी। बात समझ में आई क्या सभी को या नहीं आई? देखो जब भी अपने अंकित मूल्य और ये चीज़ें पढ़ते हैं तो आप ये चीज़ देखते हो हमेशा, यहाँ से एक फॉर्मूला होता है किसका? CP और बटे MP का। इसमें होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और नीचे आता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। इससे CP और MP का डायरेक्ट रेशियो आ जाता है। इसमें देखो डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट दिया है, तो अपने ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिस्काउंट कितना है? 10%, तो 100 में से 10 गया 90। नीचे क्या आएगा? प्रॉफिट 10, तो कितना हो जाएगा? 110। यहाँ से कट गया तो 9 अनुपात कितना आ गया? 11, मतलब 9/11। अब यहाँ पर देखो ये तो है क्रय मूल्य है, ये क्या है? विक्रय मूल्य है। आपको विक्रय मूल्य दिया कितना? 1100। इसमें रेशियो में कितना है? 11, तो 11 की वैल्यू 1100
आपको 9 की वैल्यू चाहिए, सीपी चाहिए, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। ओके, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप इसको वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। ये क्रय अंकित मूल्य था 1100, आपने 10% की छूट दी तो कितना हो गया 90%, है ना। ये क्या हो गया विक्रय मूल्य, ये क्या हो गया अब विक्रय मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य के बाद विक्रय मूल्य आता है हमेशा। ठीक है, अंकित मूल्य छूट देने के बाद विक्रय मूल्य होता है। जैसे मान लो दुकानदार ने आपको कोई चीज़ 10% छूट पर दी, तो आपके लिए वो क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार के लिए तो वो विक्रय मूल्य बन गया ना। तो ये इतनी इतनी चीज़ें ये विक्रय मूल्य बन गया। अब देखो इसने क्या किया, इसमें बेचकर भी 10% लाभ कमा लिया। इसका मतलब ये 110% की वैल्यू है, आपको 100 की चाहिए, सीपी निकालना है। हाँ, डायरेक्ट सीपी निकल जाएगा यहाँ से। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कट गया, 11 से इसको काटो 10 और 10 नहीं में 90, मतलब 900 रुपये आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार, बस और ट्रेन की चाल का अनुपात कितना है। ये स्पीड का रेशियो दिया है 6:7:3। ठीक है, कार, बस और ट्रेन। अब देखो ये कहता है कि इनकी औसत चाल कितनी है, 96 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताओ टोटल कितनी हो जाएगी, 3 है साधन, तीनों की औसत चाल है, तो 96 × 3 कर देंगे तो टोटल आ जाएगी इनकी टोटल स्पीड आ जाएगी, टोटल स्पीड आ गई टोटल। ठीक है, रेशियो में टोटल कितनी है, ये भी स्पीड का रेशियो है ना, कि टोटल स्पीड इतनी है, कितनी बनेगी इतनी। अब इसकी रेशियो दे दिया तो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 6 और 7 है 13, 13 और 3 16, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 × 3 है। इसको मैंने गुणा नहीं किया क्यों, काटना पड़ेगा। आपको क्या पूछा इसने, आपको पूछा कार और ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से औसत चाल ज्ञात करनी थी। 16 छिके 96, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 18। आप देखो किसकी, कार और ट्रेन की, 6 और 3 9, तो 9 पार्ट की वैल्यू निकालो कितनी आएगी 9 × 18। ओके, तो ये आ गई कार और ट्रेन की टोटल चाल। लेकिन आपको औसत चाहिए, तो कितने की कार और ट्रेन 2 साधन है, तो 2 की ट्रेन करेंगे तो 2 का भाग दे देंगे। ओके, 2 × 18, तो ये आ जाएगी 81। ठीक है, तो इसकी आ गई दोस्तों 81 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ऑप्शन इसके मिसमैच हो गए हैं, ये गलत लिखे गए हैं, ये मत ध्यान देना आप। तो इसको डायरेक्ट आप ये ध्यान देना कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 120 सदस्यों के औसत अंक 35 है, सफल विद्यार्थियों के औसत अंक 40 तथा असफल विद्यार्थियों के औसत अंक 16 है। सफल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अगर इसको x मान के करेंगे, 120 में से x पास हुए हैं, तो 120 - x क्या हो गए, फेल हो गई, है ना। अब इस प्रकार करेंगे, इसका औसत कितना है 35 है, और इनका औसत कितना है 40 है। ठीक है, फिर टोटल का औसत कितना है 16, तो इससे टोटल निकल जाएगा। इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, जो टोटल आएगा 16 से गुणा करके बराबर रखेंगे। इसकी बजाय आप करने की बजाय मैं ये कहता हूँ आप इसको एलिगेशन से करो। किससे करो, एलिगेशन से, आपका आसान हो जाएगा बिल्कुल ही। देखो 120 सदस्यों के एवरेज कितने हैं 35। अब देखो इसमें 2 पार्ट बंट गए टोटल विद्यार्थियों में, एक तो पास हो गई और एक क्या हो गई फेल हो गई, है ना। तो यहाँ पर लिख लो पास वाले, यहाँ क्या आ जाएगा फेल आ जाएगा। पास कितने हुए हैं, पास का औसत कितना है 40, इनके अंकों का एवरेज है 40, और जो असफल हुए उनका एवरेज कितना है 16। देखो ये तो पास वालों का एवरेज, ये फेल वालों का, और सभी सदस्यों का एवरेज कितना है 35, तो ये बीच में आ जाएगा, है ना। पास फेल और ये टोटल का, तो ये टोटल का बीच में आता है। यहाँ से एलिगेशन लगा दो, कितना आएगा, ये बच गया आपका 5, 35, ये कितना आएगा 14 और 5 है 19, ये आ गया 19। तो इसका मतलब हुआ कि पास छात्र कितने हैं 19, तो फेल छात्र कितने हैं 5, है ना। टोटल कितने हो गए 24 हो जाएंगे। अब बताओ टोटल की वैल्यू कितनी दी है 120, तो 24 की वैल्यू है 120, एक की वैल्यू कितनी आएगी 24 × 5 120 5। आपको क्या पूछे, सफल विद्यार्थी 19 × 5 95, तो 95 छात्र आ जाएंगे। तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग कपड़ों पर, शेष का 1/5 भाग खाने पर, शेष का 1/4 भाग यात्रा पर खर्च करता है। इसके बाद भी वह 3250 रुपये बचाता है। देखो उसकी कुल आय ज्ञात करनी है। ये सवाल होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया 1/3 खर्च कर दिया, तो आप इसको बोल सकते हो 2/3 बच गया। क्यों, इनको जोड़ोगे तो देखो कितना बनेगा 2 और 1 3, 1 बनेगा टोटल। फ्रैक्शन में चलता है, इसका मतलब टोटल आपके पास 1 रुपये है, 1 है ना। बात समझ आएगी ना। अगर अपने प्रतिशत में लेके चलते हैं तो इसी को 100% लेके लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या। बात समझ में आ रही है क्या सभी को,
ये तो अलग अलग लिखने के तरीके हैं। प्रतिशत में लेते हैं तो 100% पूरी वैल्यू आ जाती है। फ्रैक्शन में लेंगे तो इसको 1 मान के लेते हैं। इसको चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन में 1 ही आएगा ये, ठीक है। 100/100 करेंगे तो 1 आ जाता है। तो अब देखो, इसने मान लो इसके पास इसकी इनकम आई थी, इसने क्या किया, 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा, 2/3 भाग बचेगा ना। तो ये रिमेनिंग बच गया। ये रिमेनिंग ही क्यों लिखा, क्योंकि आगे वाली लाइन में इसने बोला शेष का, तो शेष यही बचा है, इसको कोई मतलब नहीं है। ओके, ये कहता है शेष का 1/5 भाग खाने पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना। आप बोलोगे सर 1/5 भाग खाने पर खर्च कर दिया तो 4/5 भाग बचेगा। देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो टोटल बनेगा 5। ओके, अब इसी प्रकार देखो शेष का, तो आप यहाँ पे 4/5 भाग लिखा। अब इस प्रकार शेष ये बच गया ना, अब इसके पास टोटल में से अब शेष का 1/4 भाग यात्रा पर करता है, तो 3/4 भाग शेष बचेगा। ये कहता है इसके बाद भी इतना शेष बचे, तो इधर ये इतना शेष बचे, इधर कितना बचा है 3250। यहाँ से आप सोल्व कर लेंगे तो ए आई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 से 4, 3 से 3, ये 2/5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3250/5, ये नीचे आ जाएगा 2। ओके, अब यहाँ से देखो इसको गुणा कर लो, 5 0 0, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 3 15 और 1 16, बटे कितना आ जाएगा 2। यहाँ से इसको काटो, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, तो 8100 कितना आ गया 25। तो ये आंसर आ गया इसका। और अगर इसका दूसरा तरीका लगाना है, ये भी एक लाइन वाला तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है एक तो। ओके, दूसरा तरीका क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, तो 3 में से 1 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 2। ओके, शेष का 1/5 भाग खाने पर, तो 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 4। ओके, शेष का 1/4 मतलब टोटल 4 में से 1 खर्च कर दिया कितना बचेगा 3। अब देखो ये नीचे वाली चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, 3 में से 1 खर्च कर दिया 2 बचेगा, 5 में से 1 खर्च कर दिया 4 बचेगा, 4 में से 1 खर्च कर दिया 3 बचेगा। ओके, अब इनको गुणा कर लो, 5 चौके 20, या इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, काट लो, 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 5 से कितना रह गया 2। अब देखो इसका मतलब ये तो था इनकम थी, और ये रिमेनिंग सेव बच गया लास्ट में। अब ये देखो ये 2 पार्ट बचे हैं, इसका मतलब इसके पास ये रेशियो में 2 बचे है। वैसे कितना बचा है 3250, इसकी वैल्यू है 3250, आपको निकालनी है 5 की, तो 3250/2 इंटू में कितना आ जाएगा 5। यहाँ से गुणा कर लेना, 8125 आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की लंबाई। देखो ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इसके अंदर क्या लिखना था, यहाँ पे लिखना था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब है, इसको अपने करेंगे तो इस प्रकार आंसर आएगा इसका। ये समकोण त्रिभुज बनाना था, और इसकी समद्विबाहु का मतलब हो गया 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं समान है, तो ये भुजा तो बराबर हो नहीं सकती, ये और ये भुजा बराबर हो सकती है ना। तो इसने पूछा है इसके आधार की लंबाई, तो आपको पता है समद्वि या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 इंटू आधार इंटू क्या आ जाएगा ऊंचाई आ जाएगा, h फॉर हाइट, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया है 1250, बराबर में क्या आएगा 1/2, आधार कितना है a, ऊंचाई भी कितनी है a, दोनों सेम है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा a² बराबर आ जाएगा 1200, 1250 को डबल करेंगे 2500, और a की वैल्यू यहाँ से रूट लग जाएगा ना 2500 पर, ये तो a² था, a निकालना है, तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 50। तो इसके आधार की लंबाई ये पूछे तो भी 50 और ये पूछे तो भी 50, तो इसका आंसर आ गया B। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। A/B कितना है 3:4, 3 कितना है 4। B/C कितना है 12:13, इसको ऐसे लिख लिया करो। आपको ये पूछा है तो ये निकालना आता होगा आपको, आप कहोगे सर इसको इस उल्टा एन करके कर लेंगे, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 13 चौके 52। आपको क्या पूछा है A और C का, तो A और C का अनुपात लिख लो। A कितना है 36 आया है, C कितना है 52 आया है, यहाँ से लिख लो 4 नीम 36, 4 से काटा 13, ये आंसर आ गया इसका। अगर आपको देखो A/B/C दिया है, तो आप क्या कर सकते हो 3:4, 12:13। अब याद देखो यहाँ से इसको काटो, कट गया, A/C बचेगा यहाँ पे, इसका मतलब इनको गुणा कर लो, इसको गुणा कर लो, यहाँ से कट रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई तो काट लो, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, और ये कितना आ गया 13। देखो इस प्रकार भी ये आ रहा है, इस प्रकार भी ये आ रहा है, तो आपको जो अच्छा लगे तरीका उस तरीके से कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। सुमित के पास 100 रुपये और 50 रुपये के कुल 85 नोट है,
यदि इन सभी नोटों का कुल मूल्य 5,000 रुपये है तो 50 के नोटों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपने ऐसे भी कर सकते हैं। 85 नोट है टोटल, इसमें से कुछ 100 रुपये के नोट होंगे, मान लो एक्स नोट है 100 रुपये की, है ना, और कुछ कितने हैं इसके हैं 50 रुपये वाले, तो 85 माइनस एक्स हो जाएंगे। ये 100 रुपये के नोट एक्स है तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 100 एक्स हो जाएंगे। और ये 50 रुपये की है तो इसको गुणा करेंगे तो 50 रुपये वाले आ जाएंगे। ओके, और ये कह रहा है टोटल कितने रुपये है, इसको और इसको जोड़ेंगे 85 एक्स, 85 माइनस एक्स इंटू 50 गुणा करेंगे, बराबर कितने हैं 5,000 की। इसको हल करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की। ओके, एक तो तरीका है ये इसका, इसको सोल्व करना है, ये आपको मैंने करवा दिया, इसको सोल्व करना है, ये आप सोल्व कर लेना, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। लेकिन अपने इसमें एक तरीका और लगा के देखते हैं, कौन सा, आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो, इसमें आपका आंसर बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे, अगर आप क्या करो, 100 रुपये का नोट है आपके पास और किसका है 50 रुपये की नोट है। अगर ये मानो इसने बोला कि 85 नोट है, उसमें से कुछ 100 रुपये के है, कुछ 50 रुपये के है, आपने सोचा, आपने बोला कि चलो चाहे 100 के हैं चाहे 50 के हैं। मैं एक बार ये मानता हूँ कि सारे के सारे नोट अगर 100 रुपये के होते तो कितने रुपये हो जाते टोटल, बताओ। आप बोलते 100 रुपये का एक नोट है तो 85 नोट के 8500 रुपये हो जाएंगे, 85 गुणा कर देंगे ना, टोटल रुपये हो गए। इसी प्रकार अगर सारे के सारे 50 की नोट हो तो 50 को गुणा करो 85 से, गुणा करो 85 से, कितना आएगा 5 5 25, 5 8 40 और 2 42, तो 4250 रुपये बनते टोटल। आइए ना बात समझिए, ये कह रहा है कि टोटल 50 और 100 के मिलाते हैं तो 5,000 रुपये बन रहे हैं। तो आपने देख लिया कि 100 के अगर 85 नोट है, सारे के सारे 100 के हो तो 8500 रुपये बनेंगे, 50 के हो तो 4250 बनेंगे, और दोनों मिक्स हो तो 5,000 रुपये बन रहे हैं। इससे यहाँ से एलिगेशन लगा दो, यहाँ से करो, कितना आएगा, ये आ गया 3500, ये कितना आ जाएगा 750, ये बन गया। यहाँ से रेशियो बना लो, तो ये नोटों की संख्या का रेशियो आ गया, नोट का रेशियो। ओके, यहाँ से 15 से काटो, 5 से काटो 15, और 5 से काटोगे यहाँ से आ गया 70। आई क्या बात समझिए सभी को। अब देखो 5 से काटा, ये आ गया 70 आ गया ना, फिर 5 दिया 15, 5 से काटा 14। इसका मतलब हुआ अगर 100 रुपये के 3 नोट है तो 50 रुपये कितने हैं 14, तो टोटल नोट कितने हो गए 17, 14 और 3 17। आपको टोटल नोट कितने दिए 85, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये कितने आ जाएंगे 14 5 70, और ये 5 दिया 15। अब देखो 50 रुपये की अगर 70 नोट है तो कितने रुपये बनेंगे टोटल, आप बोलोगे सर 70 इंटू 50 कर देंगे, है ना, तो ये आगे 35 रुपये, तो 35 रुपये आ जाएंगे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसका बेसिक था और इसको एलिगेशन से करते हैं, ये इसको आपको मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन में क्या बोलता है, 27 की पावर 2/3 है। देखो 27 को आप 2/3 है तो 27 को तोड़ लो ना, 27 को तोड़ना आता होगा आपको, कैसे तोड़ोगे। 27 को अगर अपने 3 की पावर 3 लिखते हैं, है ना, इसके ऊपर पावर कितनी है 2/3। देखो ब्रैकेट लगा तो ये गुना होती है, देखो 3 इंटू 2/3 है तो ये कट जाएगा ना, 3 से 3, ये देखो ये कट गया इससे। ओके, इसी प्रकार 81 को बनाओ, 4 है तो इसको 81 को कैसे बना सकते हो कि 4 पावर बने, तो आप बोलोगे सर 3 की पावर 4 बना लो इसको, और ये गुना होगा तो 3/4 हो जाएगा, ये चीज़ कट जाएगा, 3 की पावर 3 बचेगा यहाँ पे। ये डिवाइड का चिन्ह है देखो यहाँ पे, और ये 3 की पावर -5 है। ओके, अब देखो अगर ये डिवाइड को अपने चेंज करेंगे गुना में तो किस में जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, 3 की पावर -5 गया ना। लेकिन ये कितना बच गया, 3 की पावर 2 मतलब 9, ये 3 की पावर 3 मतलब 27, ये कितना बचेगा। देखो ये जब भी अपने पास होता है a की पावर n तो इसको 1/a की पावर -n लिख सकते हैं, और a की पावर -n नीचे है, देखो ये देखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर n, मतलब पॉजिटिव पावर हो जाएगा ऊपर आके। बात समझ आएगी ना सभी को, ये बन गया, ये 3 की पावर है 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5। अब देखो सभी में आधार समान है, गुना में है तो कहते हैं जुड़ जाती है, 2 + 3 + कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 10। आपका आंसर कितना आएगा 3 की पावर 10, ये आंसर आ गया इसका। बात समझ आई ना। तो इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली थी कि अपने देखो a की पावर -n लिखा है, इसको अपने 1/a की पावर n लिख सकते हैं। इसका मतलब है 2 की पावर -5 है तो इसको क्या लिखोगे 1/2 की पावर 5, और 1/2 की पावर -5 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर आ जाएगी ये, है ना, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जाती है। बात समझ आई ना सभी को।
तो ये था आपका 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपके पास इतने ही क्वेश्चन थे। कितने? 14। तो आपको मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से करवाए हैं और आपको अच्छे से आपको बताया है कि इस प्रकार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे 2, 7, 5, 4 को आप गुणा कर रहे हो 5, 3 से। आप यही देख लो इकाई अंक 3 चौके 12, 3 चौके 12 2 लिखते ही पहले वहां देखो, लिखो मत 3 चौके 12 आ रहा है, वहां देखो ऑप्शन के अंदर चारों में की पीछे 2 किस में आ रहा है ना। तो अगर 2 ऑप्शन में अगर मान लो 2 आ रहा होगा, इसमें 3 है इसमें 4 है, इसमें ये मैच हो गए, चलो एक अंक आगे और करके देखोगे ना तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इसमें आपका टाइम बहुत बचेगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर किया करें। ठीक है दोस्तों, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।